नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे उपचुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी। जी हां, जिस तरीके से बाई इलेक्शन के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से लगातार एक्शन में नजर आ रही थी और संगठन के साथ साथ सत्ता भी इसको लेकर लगातार एक्टिव बनी हुई थी, और तारीखों के ऐलान के बाद ऐलान के बाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें तमाम मंत्री और संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है मध्य प्रदेश का वो शामिल हुआ। और यहां पर उन्होंने रिव्यू मीटिंग के जरिए जो है चुनाव की तैयारियों की न सिर्फ समीक्षा की, बल्कि अब तेज गति के साथ क्षेत्रों में जाने की बात कही और सीधे तौर पर तीन मंत्रियों की यहां पर ड्यूटी भी लगाई गई है। खास बात यह है कि बाई इलेक्शन वाली सीटों पर, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, जिसमें से एक लोकसभा सीट है जो खंडवा की सीट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 सीटें, चाहे रेगांव की बात करें, पृथ्वीपुर की बात करें या जोबट की बात करें, इन 3 विधानसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शन होना है। और इसको लेकर जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी साइलेंट मोड पर तैयारी जरूर की है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी अभी सामने नजर नहीं आ रही है। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस आज से जो है माना यह जा रहा है कि कांग्रेस ने भी तैयारी पूरी कर ली है। मंडलम सेक्टर को लेकर पहले ही लगातार मैराथन बैठकों को दौर कांग्रेस में देखा गया था, और उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार कांग्रेस भी जो है एक्टिव मोड में अब आने की तैयारी में है। और यही कारण है कि 1 और 2 अक्टूबर को पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने निवास पर बड़ी बैठक करेंगे। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के चयन के लिए सर्वे कराया था, इसके अलावा पूर्व मंत्रियों को बाई इलेक्शन वाली सीटों की जिम्मेदारी दी थी, उन तमाम चीजों पर भी जो है इस बैठक में चर्चा होगी। और यही कारण है कि आज हम बात कर रहे हैं कि उपचुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी, और क्या कुछ कहा बैठक के बाहर निकले मंत्रियों ने जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर बैठक की। सीधे आपको वो सुनाते हैं। विश्वास और विकास, विपक्ष का विश्वास उसने खुद अभी देख ही लिया। उन्होंने खुद ही देख लिया कि उनकी क्या स्थिति हुई पिछले उपचुनाव में, वही रहेगा। देखो, भाजपा और भाजपा के हम सब कार्यकर्ता, चाहे मंत्री हो चाहे कार्यकर्ता, हर चुनाव के लिए तैयार हर समय रहते हैं। और चूंकि उपचुनाव तो ये चूंकि पूर्व में एक प्रत्याशित है कि इनकी तिथि आना थी, हमने हमारी पूरी तैयारी की है और निश्चित रूप से हमारी तैयारी के बलबूते पर कार्यकर्ता अपना अपना काम करेंगे। जनता का मूड तो भाजपा की कठेरा भी सामने आते हैं, कुछ दिन की बात है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा पुरानी बात क्या, कांग्रेस अपना अतीत को भूली है क्या? ये क्या जनता के बीच हमारा काम और विश्वास। कांग्रेस की पूरी तैयारी है, जितने भी जगह हैं वो प्रभारी हो गए हैं, मंडलम सेक्टर हो गए हैं, वो लोग लगे हैं। और जिनको कैंडिडेट्स को पता है जिनको लड़ना है, वो इशारा कमला जी कर चुके हैं, वो सक्रिय हैं। तो सीधे तौर पर आपको सुना, अपने अपने दावे हैं। सीधे तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी विकास के विजन को लेकर, जनता को जो सौगातें दी हैं उसको लेकर जनता के बीच जा रही है। तो कांग्रेस भी साफ तौर पर कह रही कि हमारी पूरी तैयारी है और सरकार को हम महंगाई समेत बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलूंगा, वो लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जी संदीप, किस तरीके से देख रहे हैं? रणभेरी बज चुकी है और अब जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद दोनों ही दल एक्शन में है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे निकलती हुई यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल आकाश, इस बात में कोई शक नहीं। कांग्रेस, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो जो चुनावी प्रक्रिया है, जो चुनाव की तैयारियां हैं, उसमें तो फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। क्योंकि आपको तो याद है लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट में चुनाव होना है, तो इन दोनों नेताओं के 2-2, 3-3 बार दौरे हो चुके हैं अब तक। और इसके अलावा इनका जो जन दर्शन कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। इसके अलावा
मंत्रियों को भी खुले तौर पर कहा गया है कि वो भी अपना जनदर्शन कार्यक्रम लगातार संचालित करें। जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी ताकत है वो ताकत पहले आज करीब 1 महीने से झोंक दी गई है सभी निर्वाचन क्षेत्रों में। तो इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो चुनावी इस पूरे कवायद में आगे चल रही। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी व्यू रचना करने में बहुत पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को और जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन सबको एक्टिव कर रखा है। यहां तक कि कल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी अनुषंगिक संगठनों को एक्टिव कर दिया है। बूथ स्तर जो जितने भी बूथ हैं इन 4 जगहों पर, तो उन सभी जगहों पर बूथ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की ओर से अलग अलग तरह से योजनाएं चलाई जा रही, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और उनसे ये कहा गया है कि जनता के बीच जा करके जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनको बताएं और पहुंचाएं कि किस तरह से उनको नुकसान हो रहा है, किस तरह से महंगाई बढ़ी है। तो अलग अलग तरह से प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से भी किए जा रहे हैं। जी संदीप, एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से 1 और 2 अक्टूबर को पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल स्थित अपने निवास पर बैठक करने वाले हैं, माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात की बात भी कह रही थी कि तारीखों का ऐलान होने के बाद जो है प्रत्याशियों का नामों का ऐलान भी जल्दी किया जाएगा और इसके अलावा स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस ये चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, देखिए स्थानीय मुद्दे तो इस बात में कोई शक नहीं कि अहम होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि दमोह चुनाव हुआ था और दमोह चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने काफी मंथन किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा, आपको भी याद है कि उल्लेख करती रही है कि उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हमेशा पार्टियां हार के बाद मंथन करती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जीत के बाद मंथन किया। क्या कारण रहे दमोह में, किस तरह से जीते, उनकी क्या रणनीति कहां पर काम कर गई, तो ये सारी रणनीतियों पर उन्होंने फिर से विचार किया, मंथन किया है। और वही मंथन अभी आगे भी लगातार चलना है। जो उम्मीदवार हैं तो वहां पर जाति समीकरण से, जो 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट में किस तरह से जाति समीकरण बैठते हैं, तो इन सभी चीजों का समीकरण बैठाने के बाद कांग्रेस पार्टी भी आगे बढ़ना चाहती है। दोनों पार्टियों को मालूम है कि इनसे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, किसी की सरकार नहीं जाएगी, किसी की सरकार बनेगी नहीं, लेकिन यहां से 2023 का एक अच्छा मैसेज जरूर देना चाहती है। जी बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पर एक मैसेज देने की तैयारी में यहाँ कांग्रेस है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आपका उनसे मुलाकात करा देता हूं। शंकर लाल तिवारी बीजेपी से पूर्व विधायक हैं, स्वागत है सर आपका। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ गौरव शर्मा जी भी जुड़ेंगे, गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ेंगे, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। तीनों के पास हम चलेंगे। सबसे पहले शंकर लाल जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से बाई इलेक्शन की डेट्स का ऐलान हुआ है उसके बाद बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली है और सीधे तौर पर इस बात को कह दिया है कि तीनों मंत्री जो हैं, 3-3 मंत्रियों को एक एक सीट पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संगठन से भी रिव्यू मीटिंग की है, महामंत्रियों से बातचीत की है। सर, इतनी जल्दी और लगातार सरकार के कामों को जनता के बीच पहुंचाने की कवायद? मैं सोचता हूँ कि चुनाव तो अवश्यंभावित है और इसलिए कि पूर्व विधायकों के निधन के कारण और सांसद जी के निधन के कारण ये चुनाव होने ही थे। कोरोना के कारण लग रहा था मन में कई बार कि कोरोना की लहर, अगर तीसरी लहर की चर्चा थी, वो तेज हुई तो नहीं हो पाएंगे। पर पिछले दिनों हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में एक याचिका लगी तो उसे खारिज कर दिया जी। और चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो सिर्फ सभी पार्टियां सीधे चुनाव मैदान में होंगी। और मेरे अपने निजी सोच ये है कि इन चुनावों में बीजेपी को क्लीन स्वीप है, बीजेपी ये चारों चुनाव जीतेगी। उसके कारण यह है कि विपक्ष मध्य प्रदेश में मैदानी तरीके से या कहीं भी जन मानस के बीच में है नहीं, उनके पास कार्यकर्ताओं का नेटवर्क भी नहीं है। और शिवराज सिंह जी के काम, केंद्र की सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम, यह जनता के हृदय में काफी गहराई तक पहुंच चुके हैं और लोगों को इन सबके लाभ मिल रहे हैं। कोरोना के समय भी दिक्कतें तो आई, परेशानी भी हुई, तमाम मृत्यु भी हुई, और उसके बावजूद सरकार ने जिस ढंग से
कोरोना के समय आम आदमी का साथ दिया, चाहे उसकी दवाई का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, चाहे उसके भोजन और पोषण का मामला हो, ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती जी सर, है। आपके पास लौटूंगा। अजीत सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सीधे सर आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है और बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस हमारे सामने चुनौती नहीं है, क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस की तो तैयारी पूरी हो चुकी है। मंडलम और ब्लॉक स्तर पे सारी सेक्टर कमेटियां बन चुकी हैं, मोर्चा संगठनों की कमेटियां बन चुकी हैं, पूरी चुनावी तैयारी हो चुकी है। जो संभावित प्रत्याशी हैं वो पूरे क्षेत्र में लगातार संपर्क में हैं जी। परंतु कांग्रेस के साथ साथ जनता भी चुनाव लड़ेगी। तिवारी जी साथ में है शायद लाइन में, बहुत बुजुर्ग और सम्मानीय नेता है भारतीय जनता पार्टी के और सत्य कहने के लिए जाने जाते हैं। तिवारी साहब से मेरा विनम्र आग्रह है कि बताएं, मैहर उपचुनाव हुआ था तो शिवराज सिंह ने कितने 100 करोड़ की घोषणाएं की थी मैहर में? क्या चवन्नी लगी मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पे मैहर में मध्य प्रदेश सरकार में? तो मध्य प्रदेश की जनता आकाश जी ये समझ चुकी है कि शिवराज सिंह सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। आज देखिए, बिजली सबसे ज्यादा महंगी, उत्पादन हमारे यहाँ ज्यादा है, उसके बावजूद भी बिजली सबसे ज्यादा महंगी। हम दूसरे राज्यों को बिजली कम कीमत में बेच रहे हैं, परंतु अपनी आम जनमानस को हम बिजली, अपने उपभोक्ताओं को, प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली दुगनी कीमत में दे रहे हैं। टैक्स सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, ये वस्तु स्थिति है। सड़कों की हालत, इतना टैक्स देने के बावजूद भी क्या सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है कि गड्ढम गड्ढा है, कहीं कुछ नहीं है। विकास के नाम पे चर्चा ना शिवराज सिंह कर रहे हैं, ना उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बात करते हैं, जातिगत की बात करते हैं, जाति में वोट को विभाजन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज की महिलाओं के बारे में अब शब्द बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा और सब चीज जनता के सामने। 2018 में जनता ने इनको आईना दिखाया था, तो और दमोह में भी आईना दिखाया था। आने वाले समय में भी चारों उपचुनाव में लोकसभा सहित जनता इनको आईना दिखाएगी। कहीं कोई आईना तो दिखाएगी, लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात को कह तो रही है कि मंडलम सेक्टर मजबूत करने की कवायद है, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस की डेट्स का ऐलान होता है उसके बाद लगातार सरकार की अगर हम बात करें, बीजेपी संगठन की बात करें, तो यहाँ पर एक्शन का रिएक्शन नजर आता है, बैठकें शुरू हो जाती है। कांग्रेस क्या साइलेंट मोड पर भी इस बार भी साइलेंट मोड पर ही सर तैयारी कर रही है, क्योंकि कमलनाथ जी तो है नहीं सर? आपने भारतीय जनता पार्टी कितने निम्न स्तर पे जात के चुनाव लड़ती है, खास तौर से उपचुनाव। ये दमोह के उपचुनाव में देख लिया था ना, मंत्री की गाड़ी में ही 1.5 करोड़ रुपए के नोट मिले थे कि नहीं मिले थे, और वो भी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश ने देखा था। ये वस्तु स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपना ले, कितनी भी निचले स्तर तक चली जाए, परंतु मध्य प्रदेश का मतदाता समझ चुका है, वो उसको सबक सिखाएगा। वो इतना प्रताड़ित हो चुका है मध्य प्रदेश का। आज शिवराज सिंह को आप मुझे बताइए किस मुद्दे पे वोट दे दे? क्या महंगाई के मुद्दे पे दे दे, बिजली के मुद्दे पे दे दे? सर आपको रोकना चाहूंगा, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से बाय इलेक्शंस की डेट्स का डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद दोनों ही दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, बीजेपी और सरकार लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल महत्वपूर्ण बैठक ली, सीधे तौर पर 3-3 मंत्रियों की बाय इलेक्शन वाली सीटों पर ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन बड़ी बात सर इसमें यह नजर आती है, कांग्रेस कह तो रही है कि साइलेंट मोड पर तैयारी है, लेकिन कांग्रेस नजर नहीं आ रही, क्या लगता है सर? नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल की अपने अपने तैयारी करने के तौर तरीके होते हैं, काम करने के तौर तरीके होते हैं। और जैसा कि हम हमेशा से देखता है, कांग्रेस में बहुत गुपचुप तरीके से सारी चीजें की जाती हैं और इसीलिए उन्हें उसके अनुरूप परिणाम मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्टिव मोड में रहती है और जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि भाजपा चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही तैयारी शुरू कर देती है, तो भाजपा ने वो काम किया है और वो हमेशा करते आए। लेकिन इस बार का चुनाव मैं एक अलग ही पैटर्न पर जाते हुए देख रहा हूं, क्योंकि इस बार जनता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी भी है, तो जनता के पास उपलब्धियां का ढेर भी है सरकार को गिनाने के लिए।
तो बड़ा एक अनोखा रोचक चुनाव होना है। ये कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक होगा और भाजपा के लिए भी नुकसानदायक होगा। सर एक चीज और समझना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता होगा, क्योंकि जिस तरीके से दमोह की सीट पर बाय इलेक्शन हुआ था, बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि दमोह का चुनाव बीजेपी जीतेगी, लेकिन कांग्रेस की यहाँ पर रणनीति काम आई थी। और यही कारण है कि इस बार सरकार और संगठन दोनों ही किसी भी तरीके से मौका नहीं देना चाहते। यही कारण है कि अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है और रण में उतरने की तैयारी। नहीं, रण में उतरने की तैयारी तो हर चुनाव के साथ होती है आकाश जी। मैं बात वही कह रहा हूँ, और हर सीट के लिए चुनाव एक अलग पैटर्न पर लड़ा जाता है। दमोह में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया था, वो दमोह की परिस्थितियां थी। इन खंडवा में, जोबट में, पृथ्वीराजपुर में जो चुनाव होंगे वो एक अलग परिस्थितियों पर जाकर चुनाव होंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, सरकार की उपलब्धियां और सरकार की खामियां, आम जनता के बीच में जो नाराजगी और खुशी है, उसके आधार पर होगा वोटिंग। जी बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगा। पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर लाल जी, कहीं ना कहीं जनता के बीच नाराजगी का भाव भी होगा। कांग्रेस कह रही है स्थानीय मुद्दे और कोरोना संकट के कारण जो अव्यवस्थाएं थी, उस समय की बात को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाने की तैयारी है। हालांकि आप कांग्रेस को चुनौती नहीं मान रहे, लेकिन दमोह का बाय इलेक्शन भी हमने देखा, यहाँ पर बीजेपी की रणनीति काम नहीं आई थी सर। शंकर लाल जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी। अभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने साफ साफ आपको एक बात कही जी कि दमोह का पैटर्न जो है वो दमोह का था। जी। दमोह की रणनीति दमोह में थी। सारे क्षेत्रों का अलग अलग वातावरण होता है, अलग अलग क्षेत्र के समीकरण होते हैं, क्षेत्र की अलग अलग प्रकार की समस्याएं और परिस्थितियां होती हैं। इसलिए कांग्रेस के पास दमोह का उदाहरण तो है जी, पर दमोह के उदाहरण का अर्थ दमोह चुनाव को ही पैरामीटर मान लेना मैं सोचता हूँ बहुत उचित नहीं होगा। दमोह के चुनाव के बारे में आकाश जी आप भी जानते हो क्या परिस्थितियां थी और किन कारणों से वो चुनाव लूज हुआ। बाकी आज जो है स्थिति ये है कि प्रदेश की सरकार पूरी ताकत के साथ लगी हुई है जनता के दुख सुख में। आखिर मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपए उस समय दिए गए, 6,000 प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, जब कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि खजाना खाली है, पैसे ही नहीं है, हम क्या करें। 15 महीने कुल एक ही राग, एक ही तोता रटंत रही कि शिवराज सिंह सारा पैसा ले गए, पैसा नहीं है, खजाना खाली है। और इसलिए हम क्या करें, अखबारों में गौशालाएं बनती नहीं, अखबारों में किसानों का कर्जा माफ होता रहा, अखबारों में बेरोजगारों। तो ये आरोपियों की हुई शंकर लाल जी, लेकिन एक चीज समझना चाहूंगा, अब कांग्रेस की बात तो रही कि 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार चली गई, यही कारण रहा आपकी सरकार बन गई, जिस तरीके से आप दावा भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि अब जनता को किस तरीके से, क्योंकि दमोह का पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन कांग्रेस तो दमोह फार्मूले पे ही यहाँ पर तैयारी कर रही है। तो क्या आप कह भी रहे हैं चुनौती नहीं है, लेकिन अगर दमोह फॉर्मूले पर तैयारी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप भी ये मानकर चल रहे हैं कि सामने टक्कर हो सकती है? क्योंकि कई सीटें ऐसी है, चाहे पृथ्वीपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के ही एमएलए थे जिनका निधन हुआ, और उसके बाद पृथ्वीपुर में चाहे हम यहाँ की बात करें, रेगांव की बात करें, तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। सुन लीजिए, मैं इस बात को किसी का विरोध में नहीं कह रहा हूँ, न किसी की बात काट रहा हूँ। ये कहना बिल्कुल अज्ञानता की बात है राजनीति में जी। कि एक विधानसभा क्षेत्र में जिस ढंग से चुनाव हुआ है, जो पैटर्न रहा है, वो पैटर्न मैंने सभी विधानसभाओं में रहेगा जी। ये कहना मेरी समझ में राजनीति को ना समझने वाली बात है जी। अलग अलग ये चुनाव हो रहा है, एक खंडवा में, एक जोवट में, एक पृथ्वीपुर में, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समीकरण, अलग अलग समस्याएं हैं। मैं सुन रहा हूँ पिछले लंबे अरसे से, जब से कांग्रेस दमोह के चुनाव एन प्रकार धोखे से जीत गई, तो यही सुन रहा हूँ कि दमोह के पैटर्न में लड़ेंगे, दमोह के पैटर्न में लड़ेंगे। अच्छा, वो इन लोगों ने ये नहीं कहा कि बंगाल का चुनाव दमोह के पैटर्न में लड़ेंगे, है ना। तो ये कहना बहुत उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी आम आदमी के नेता है, मतदाता और आम आदमी, विशेषकर महिला, मजदूर वर्ग और किसान। चलिए सर, कांग्रेस से समझ लेता हूं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं दमोह फॉर्मूले पर आप सवाल उठा रहे हैं,
लगातार हमारे साथ अजीत भदौरिया जी बने हुए हैं। सर, दमोह फॉर्मूला काम नहीं आएगा, बीजेपी कह रही है सर। अजीत जी। हेलो जी अजीत जी, हेलो। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जो दमोह फॉर्मूला है आपका वो काम आने वाला नहीं है, और कांग्रेस अलग रणनीति तैयारी कर रही है। दमोह फॉर्मूले के अंतर्गत ही जो है 4 सीटों पर उतरने की तैयारी है। पंडित जी वे भी भारतीय जनता पार्टी के रंग में नजर आए रंगते हुए। यहाँ पे उन्होंने भी झूठ बोला कि शिवराज सिंह खजाना ले गए, कमलनाथ जी कहते रहे। 15 महीने में 1300 गौशालाएं का निर्माण नहीं चालू हुआ पंडित जी। आपके जिले में ही आसपास कितनी गौशालाएं बनी होंगी जो कमलनाथ जी के समय काम प्रारंभ हो गया था। 60 से 70% गौशालाओं का काम प्रारंभ हो गया था, काम हो भी गया था। आज अधूरी पड़ी है क्योंकि शिवराज सिंह जी ने उन गौशालाओं को फंड देने से इनकार कर दिया। आज अनेकों गांवों में गौशालाएं अधूरी बनी पड़ी हुई हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी विधानसभा में आपकी सरकार ने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कमलनाथ की सरकार ने। तो कहां से कर दिया कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों को कर्जा? अगर इस तरीके से बहाना बनाते, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली करके आम जनमानस को राहत प्रदान की प्रदेश के मतदाताओं को और जनता को, तो अगर खजाना खाली का बहाना लगाते कमलनाथ जी तो कहां से 100 रुपए 100 यूनिट बिजली कर पाते? कहां से कन्यादान की राशि दुगनी कर पाते? कहां से वृद्धा पेंशन की राशि दुगनी कर पाते? तो आदरणीय पंडित जी, आप बुजुर्ग हैं, तिवारी जी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के रंग में ना रंगे। आपका बहुत मान सम्मान है। ये इस तरीके की अनर्गल और झूठी बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र गिरा हुआ है। आप अपने ऊपर उंगली में मत उठवाइए क्योंकि आपका बहुत मान सम्मान है। जी अजीत जी, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि कमलनाथ जी जो है माना जा रहा है 1 और 2 तारीख को जो है बड़ी बैठक लेने वाले हैं, और किस तरीके से ये बैठक होगी और क्या कुछ रणनीति बनने वाली है? क्योंकि लंबे समय बाद अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा था कि कमलनाथ जी जैसे ही भोपाल आएंगे बैठक होगी और उसके पहले ही तारीखों का ऐलान हो जाता है। तो ये साफ है कि जो सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर ही पार्टी में जो है प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। तो अब 1 और 2 अक्टूबर को बैठक होनी है, और किस तरीके से कांग्रेस ने तैयारी कर ली है? क्योंकि वो सीधे तौर पर रिव्यू मीटिंग ही लेंगे कमलनाथ। देखिए, सब तैयारी हो गई, मैंने पहले ही अपने उद्बोधन में बता दिया। सारी तैयारी हो गई है, केवल नाम घोषित होना बाकी रह गए हैं। सब चीजें हैं, सब। हम कांग्रेस पार्टी कभी ढोल नहीं पीटती। कांग्रेस पार्टी कभी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातियों में समाज को बांटने का काम नहीं करती, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कर रही है। वीडी शर्मा जी एक जाति को लेके बयान देते हैं निवाड़ी में जाके, पृथ्वीपुर में आके, और उनका एक भोपाल में विधायक छत्री समाज की महिलाओं का अपमान को लेके बयान देता। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीतिक प्रयोजन के तहत कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि छत्री समाज की महिलाओं का अपमान क्यों किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा, और क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगा। गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप और जो मुद्दों की भुनाने की जो कवायद है, दोनों ही दल अभी से ही दोनों ही दलों ने शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पर सर कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है? क्योंकि कांग्रेस एक्टिव तो अभी नजर नहीं आ रही, हालांकि स्थानीय स्तर पर जरूर कांग्रेस लगातार तैयारी करती हुई कई जगहों पर नजर आई है, लेकिन बीजेपी की तैयारी के सामने, और जिस तरीके से कमलनाथ जी लगातार इस बात को कहते हैं कि हमारा जो है बीजेपी संगठन के साथ जो है सीधे तौर पर बीजेपी संगठन हमारे लिए चुनौती है, तो यहाँ पर अब कमलनाथ जी को कोई करिश्मा करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, चुनौती सिर्फ कांग्रेस को मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। चुनौती इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी है, और चुनौती इसलिए है कि राजनीतिक हलकों में जो पिछले 1.5 साल से लगातार जिस तरीके की बातें उठ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से गुटबाजी और विभिन्न नेताओं की नाराजगी छन छन कर बाहर आ रही है, स्थानीय कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो एक अलग पैमाने पर जा रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कभी भी ये बात उठती रहती कि कमलनाथ आज गए कल गए, आज गए कल गए। तो ये जो चुनाव के जो परिणाम हैं, ये चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या भले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में से बाहर ना हो, भले कांग्रेस सत्ता में ना आए,
लेकिन इस दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं, उनका राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। किस तरीके से किन किन सीटों पर चुनाव जीता जाएगा, किन पर कांग्रेस जीतेगी, किन पर भाजपा जीतेगी, वो पूरा का पूरा गणित आने वाले समय की राजनीति और रणनीति को तय करेगा। ना शिवराज सिंह जी बहुत आसानी के साथ आगे अपना काम कर सकते हो, ना कमलनाथ बहुत आसानी के साथ अपना काम कर सकते। जी बिल्कुल सर, समय की कमी है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये चुनाव से सरकार पर तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सवाल यही है कि यहाँ पर जो है ये जो रण है बाई इलेक्शन का काफी दिलचस्प होने वाला है, और यही कारण है कि दोनों ही दल एक दूसरे को शहमात देने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन देखना भी ये महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ की जनता, इन 4 सीटों की जो मतदाता हैं, वो अपना जनादेश किसे देते हैं और किसे अपना सरताज बनाते हैं। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।